started discussing tax rates in the previous class as per Finance Act 2025 for every person, जिन्हें हमने 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था और उसमें सिर्फ शुरू हमने इंडिविजुअल किया था, जिसके भी 2 सिस्टम्स में से सिर्फ एक सिस्टम, दैट इज डिफॉल्ट सिस्टम, जिसे हम न्यू रिजाइम भी बोलते हैं या 115 BAC 1A के नाम से जानते हैं, उसे हमने डिस्कस कर लिया था। एंड आज हमें इंडिविजुअल में ऑल्टरनेटिव सिस्टम, ऑप्शनल सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम, रेगुलर सिस्टम या फिर ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 BAC 1A का जो कंटेंट है वो रीड करना है। तो क्विकली देख लेते हैं, पहले डिफॉल्ट सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था एंड देन जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं एंड देन नए कंटेंट की तरफ जाएंगे। तो हमने जब इंडिविजुअल का डिफॉल्ट सिस्टम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में बनाया था कि टोटल टैक्स निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा बेस टैक्स, बेस टैक्स के बाद आएगा सरचार्ज, सरचार्ज के साथ शायद आएगा मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ नहीं हुए तो क्या आ सकता है रिबेट, रिबेट नहीं हुआ तो शायद क्या आ सकता है रिलीफ, दैट इज अगेन मार्जिनल रिलीफ। एंड लास्ट में 5 छठा क्या होता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सबसे पहले आपको बेस टैक्स निकालना सिखाया था। बेस टैक्स के अंदर हमने क्या कवर किया था कि अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से ऊपर 8 लाख तक है तो उस पर 5% है, 8 लाख से ऊपर 12 लाख तक है तो 10% है, 12 लाख से ऊपर 16 लाख तक है तो 15% है, 16 लाख से ऊपर 20 लाख तक है तो 20% है, और 20 लाख के ऊपर 24 लाख तक है तो 25% है, और 24 लाख के ऊपर जितना चले गए उस पे 30% है। ये स्लैब सिस्टम है, ये फ्लैट सिस्टम नहीं है। चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, चाहे आपकी एज ज्यादा हो, चाहे आपकी एज कम हो, इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेस टैक्स निकल के आ गया तो फिर क्या हमने पढ़ा सरचार्ज, सरचार्ज के अंदर हमने कवर किया कि वो अगेन डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम पे। अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ तक है तो 15%, और 2 करोड़ के ऊपर कितनी भी चले जाए 25%। लेकिन लगाते इसे इनकम पे नहीं है, लगाते इसे बेस टैक्स पे हैं। इट इज एन एडिशनल टैक्स जो स्लैब सिस्टम पे नहीं फ्लैट सिस्टम पे ऑपरेट करता है, क्योंकि सीधे बेस टैक्स पे लगा दिया जाता है, उसको तोड़ा नहीं जाता है। इसे कवर करके हमने कहा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से थोड़ी ऊपर होगी तो कंपेयर किसे करना है 50 लाख, 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर होगी तो कंपेयर किसे करना है 1 करोड़, और अगर 2 करोड़ से थोड़ी ऊपर होगी तो कंपेयर किसे करना है 2 करोड़। 3 ही कंपैरिजन हो सकते हैं और कोई कंपैरिजन हो सकता ही नहीं है, क्योंकि इन 3 से ही आपको कंपेयर करना है कि अगर इतनी इनकम तक होती तो कितना मेरा सरचार्ज आया होता और उसके बेसिस पे मार्जिन लीफ मुझे दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था हमने मार्जिन लीफ के कि पहले आप 50 लाख और 52 लाख की इनकम है तो 52 लाख को 50 से कंपेयर करो, 52 लाख से 50 को कंपेयर करोगे तो इंक्रीज इन इनकम कितने का है 2, 50 पे बेस टैक्स सरचार्ज निकालो, 52 पे बेस टैक्स सरचार्ज निकालो, बेस टैक्स प्लस सरचार्ज को ऐड करके इंक्रीज इन टैक्स देखो, इफ द इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम तो ही मार्जिन लीफ मिलेगा। और मार्जिन लीफ कितना मिलेगा इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, उतना मार्जिन लीफ लेस कर दो। ये मार्जिन लीफ के कॉन्सेप्ट में हमने कवर किया था, एकदम क्लियर ध्यान में रखना। कंपेयर हमेशा किससे होगा 50, या कंपेयर किससे होगा 1, या कंपेयर किससे होगा 2, और किसी लेवल से कंपेयर नहीं होगा। ये नहीं कि मेरी पिछले साल इनकम 47 थी तो मैंने 47 से कंपेयर कर लिया या 40 से कंपेयर कर लिया। अपनी इनकम से कंपेयर नहीं करना है, चेक पॉइंट से कंपेयर करना है। इसे कंप्लीट करके हम पहुंचे रिबेट पे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितनी कंडीशंस है 3। पहला रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा इंडिविजुअल होना चाहिए, तीसरा टोटल इनकम 12 लाख तक होनी चाहिए। अगर तीनों बातें सेटिस्फाई हुई तो आपको रिबेट मिलेगा मैक्सिमम 60,000, उससे ज्यादा रिबेट मिलने वाला नहीं है। रिबेट नहीं मिला तो क्या मिल सकता है मार्जिनल रिलीफ, जिसका लॉजिक अगेन सेम है। 12 लाख से जस्ट ऊपर हो तो दिमाग लगाना, नहीं तो दिमाग लगाने का मतलब नहीं है। तो 12 लाख 10,000 है, 12 लाख 25,000 है, 12 लाख 40,000 है, 12 लाख 50,000 है, तो कंपेयर करो। और अगेन लॉजिक वही है, इंक्रीज इन इनकम निकाल के रख दो, फिर बेस टैक्स माइनस रिबेट करके इंक्रीज इन टैक्स निकाल के रख दो। इफ द इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। और कितना मिलेगा इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, उतना रिलीफ माइनस कर दो। ये आपका 5वां कंटेंट हो गया। एंड देन लास्ट में आया 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो उस नंबर पे निकालना है जो आपने अभी तक कैलकुलेट किया होगा। मतलब जो भी होके आया होगा, या तो बेस टैक्स प्लस सरचार्ज रहा होगा, या बेस टैक्स माइनस रिबेट रहा होगा, या बेस टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ रहा होगा, या बेस टैक्स माइनस रिलीफ रहा होगा। जो भी रहा होगा उस नंबर पे फाइनली आपको क्या लगा देना है 4% लगा देना है। तो कैलकुलेट होके आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी इन द असेसमेंट ईयर।
इतना कवर डिटेल में किया था, क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे क्लास के अंदर ही, और उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया था कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्या है, और ऑल्टरनेटिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना दिया था। स्ट्रक्चर में क्या बनाया था? टोटल टैक्स निकालने के लिए बेस टैक्स प्लस सरचार्ज। सरचार्ज है तो क्या हो सकता है? मार्जिनल रिलीफ। सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ नहीं है तो क्या हो सकता है? रिबेट। लेकिन यहां रिबेट नहीं भी हुआ तो भी कोई मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला नहीं है। फिर सीधे क्या ऐड कर देंगे? 4% सेस। यानी यहां 6 नहीं, कितनी चीजें होंगी? 5। जो 5 नई चीजें होंगी जो हमें सीखना होगा, ये कैसे वर्क करेंगे, बेस टैक्स कैसे निकलेगा, सरचार्ज कैसे निकलेगा, एक एक करके हमें हर चीज सीखनी पड़ेगी, जो आज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, और होमवर्क में कहा था डिफॉल्ट सिस्टम में आपको ये कैलकुलेशंस करके आनी है। तो डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर एक एक करके आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं, उसे ब्रीफली डिस्कस करूंगा, और आंसर्स को यहां मेंशन करते जा रहा हूं, आप चेक करते जाएं, जिसमें डाउट आएगा उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, मिस्टर लक्ष्मी मित्तल, इंडिविजुअल है, पढ़ाया ही आपको अभी तक, इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट है, डज नॉट मैटर, एज 69 ईयर्स है, डज नॉट मैटर। ये आपको पागल बनाने के लिए दिया था। अगर आप पागल बन गए होगे तो इधर उधर भटक गए होगे। मैंने कहा था इमोशंस पे कंट्रोल रखना। मैंने इंडिविजुअल पढ़ाया, मतलब हर तरह का इंडिविजुअल पढ़ाया। अब आपकी टोटल इनकम कितनी है? 4 लाख। तो आपको क्या लगेगा? स्लैब। पहला 4 लाख क्या होता है? माफ। खेल वहीं खत्म हो गया। बेस टैक्स क्या आ गया? 0। जब बेस टैक्स ही 0 आ गया तो टोटल टैक्स क्या आएगा? 0। क्योंकि बेस टैक्स ही 0 है तो सेस लगाओगे तो भी आंसर क्या रहेगा? 0। अगर कुछ बेस टैक्स आया होता तो इनको रिबेट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन रेसिडेंट। बट आया ही नहीं बेस टैक्स, तो वैसे ही कोई मुद्दा क्रिएट नहीं हुआ, आंसर क्या रह गया? 0। तो ये तो इजीली हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से फिर क्या किया गया? एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन देके आपको कहा गया रेसिडेंट है, 55 ईयर्स है। रेसिडेंट है तो उससे फर्क किस पे पड़ेगा? रिबेट। बाकी अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक एक करके आपको ये प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने थे। पहला दिया था 3,95,000 की टोटल इनकम है, बेस टैक्स क्या आया होगा? 0। तो टोटल टैक्स भी क्या हो गया होगा? 0। 4,30,000, क्या कुछ बेस टैक्स आया होगा? यस। लेकिन जितने का बेस टैक्स आया होगा उतने का ही रिबेट मिल गया होगा, एंड देयर बाई टोटल टैक्स क्या हो गया होगा? 0। 5,20,000, क्या कुछ बेस टैक्स आया होगा? यस। लेकिन जितने का बेस टैक्स आया होगा उतने का ही क्या मिल गया होगा? रिबेट। टोटल टैक्स अगेन क्या हो गया होगा? 0। 7,10,000, क्या बेस टैक्स आया होगा? यस। लेकिन जितने का बेस टैक्स आया होगा उतने का ही क्या मिल गया होगा? रिबेट। टोटल टैक्स क्या हो गया? 0। 10 लाख बेस टैक्स आया होगा, जितने का बेस टैक्स आया होगा उतने का ही क्या मिल गया होगा? रिबेट। टोटल टैक्स क्या हो गया होगा? 0। 11,90,000 बेस टैक्स आया होगा, बेस टैक्स आ जाने के बाद उतने का ही क्या मिल गया होगा? रिबेट। टोटल टैक्स क्या हो गया होगा? 0। यहां तक तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत इजीली यहां तक पहुंच गए होंगे, कैलकुलेट किए होंगे आपने। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, बट आपने पहले बेस टैक्स निकाला होगा, फिर उतने का ही क्या दे दिया होगा? रिबेट। क्योंकि रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, और टोटल इनकम 12 लाख तक है, तो मैक्सिमम 60,000 मिलता है आपका। 60,000 से ज्यादा नहीं ही आया होगा, तो देर भाई जितना बेस टैक्स आया होगा उतना ही आपने क्या कर दिया होगा? लेस। उस पर 4% सेस भी लगाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। यहां तक आर वी गुड? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें गलती होने का कोई स्कोप ही नहीं है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, टोटल इनकम कितनी है? 12,30,000। पहले क्या निकाला होगा? बेस टैक्स। बेस टैक्स आया होगा 64,500। ये आपका बेस टैक्स आया होना चाहिए। आपने सीधे टोटल आंसर नहीं लिखा होना चाहिए, पहले अपने बेस टैक्स लिखा होना चाहिए अपने आंसर में भी, क्योंकि कल को 3-4 महीने बाद जाके जब रिवाइज करोगे और गड़बड़ हुई तो आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो आपको अननेसेसरी लेक्चर फिर से सुनना पड़ेगा। तो आप तैयारी एग्जाम वाले दिन की कर रहे हो, तो इसीलिए रफली काम मत करना, हर चीज को प्रॉपर्ली लिख लिख के करना। अभी लगेगा आ गया, लेकिन 4 महीने बाद भूल जाओगे, इसीलिए ध्यान में रखना कि आप प्रॉपर्ली लिख रहे होने चाहिए। आपने सीधे किसी भी आंसर में टोटल टैक्स नहीं लिखा होना चाहिए, आपने क्लियरली लिखा होना चाहिए इतना बेस टैक्स है, इतना सरचार्ज है, इतना मार्जिन लीफ है, या इतना रिबेट है, या इतना मार्जिन लीफ है, और इतना सेस है। प्रॉपर्ली मेंशन करना। मेरी बात नहीं मानोगे, आगे जाके रोओगे। मैं आके आपको जरूर आंसू पोंछूंगा, लेकिन मुझे मालूम होगा कि आप गए। सुना ना तुमने? तो इसीलिए मेरी बात मानना। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, सालों हो गए, ये नया पहली बार नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो देयर बाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्ली बेस टैक्स लिखा होगा 64,500। क्या रिबेट आया होगा? नहीं, रिबेट आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा, लेकिन 12 लाख से जस्ट ज्यादा है, और 12 लाख से जस्ट ज्यादा है तो कंपेयर किससे करते हैं? 12 लाख से कंपेयर करते हैं। यहां पर किसी ने 1190 से कंपेयर नहीं कर लिया होना चाहिए, क्योंकि आपको पिछले चेक पॉइंट से कंपेयर करना होता है, और पिछला चेक पॉइंट क्या है आपका? 12 लाख। क्योंकि 12 लाख तक कोई रिबेट नहीं होता है, 12 लाख तक रिबेट होता है, और 12 लाख के बाद कोई रिबेट नहीं होता, इसलिए आपने 12 लाख से कंपेयर किया होगा। और 12 लाख से कंपेयर किया होगा तो क्या निकल के आया होगा? मार्जिनल रिलीफ। कितना मार्जिन रिलीफ आया होगा? 34,500। और 34,500 का रिलीफ देने के बाद जो अमाउंट आई होगी, इस पे 4% सेस लगाया होगा, तो टोटल टैक्स निकल के आया होना चाहिए 31,000
200। ये आपका फाइनल नंबर कैलकुलेट होके आया होगा 31,200। तो आपने इंक्रीज इन इनकम देखा होगा तो 30,000 है, और इंक्रीज इन टैक्स देखा होगा तो 64,500 है। तो 64,500 माइनस 30,000 करके मार्जिन लीव कितने का बन गया होगा? 34,500। उतना लेस कर दिया होगा और फिर उस पर 4% सेस लगाया होगा। तो 30,000 पे 4% सेस लगाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 31,200 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आर बी गुड? क्वेश्चन नंबर एच। 13 लाख की आपको इनकम दी है। क्या यहां पर आपको रिलीफ निकालने की मेहनत करनी चाहिए? नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करोगी तो भी आने वाला है नहीं। तो आपने पहले यहां बेस टैक्स निकाला होगा। आपका बेस टैक्स आया होगा 75,000। क्या रीबेट आया होगा? नहीं। मेहनत की भी होगी तो क्या मार्जिन लीफ आया होगा? नहीं। 4% सेस लगा दिया होगा, टोटल टैक्स हो गया 78,000। ये आपका फाइनल नंबर आया होना चाहिए 78,000 इन क्वेश्चन नंबर एच। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 50 लाख की टोटल इनकम। 50 लाख की टोटल इनकम, 50 लाख की है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला होगा? बेस टैक्स। बेस टैक्स आया होगा 10,80,000। बेस टैक्स के बाद क्या सरचार्ज आया होगा? नहीं, क्योंकि सरचार्ज तब होता है जब टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करती है। जब सरचार्ज ही नहीं आया तो किस बात का रिलीफ? कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, सीधे 4% सेस लगाया होगा और टोटल टैक्स आ गया होगा 11,23,200। ये आपका फाइनल टोटल टैक्स आया होगा, यानी 10,80,000 पे सीधे 4% किया होगा आपने और आंसर 11,23,200 आ गया होना चाहिए। आई होप यहां तक भी आपके आंसर्स आ गए होंगे। 50 लाख तक हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट आपको क्या इनकम दी है? 51 लाख। अब क्या यहां मेहनत लगी होगी? यस, बट ये तो मैंने आपको क्लास में ही सॉल्व करा दिया था। आपको क्लास में इनके नंबर सॉल्व करा दिए थे। 51 को किससे कंपेयर करना होगा? 50 से कंपेयर करना होगा। पहले आपने 51 लाख पे बेस टैक्स निकाला होगा और 51 लाख पे आपका बेस टैक्स आया होगा 11,10,000। इस पे 10% सरचार्ज लगा होगा तो 1,11,000। और उसके बाद आपने 51 लाख को कंपेयर किससे किया होगा? 50 लाख। इनकम कितने से बड़ी होगी? 1 लाख। लेकिन देखा होगा कि आपका टैक्स ज्यादा से बड़ा है, तो आपको क्या मिला होगा? मार्जिनल रिलीफ 41,000। उसे लेस करके 4% सेस लगाया होगा तो टोटल टैक्स आएगा 12,27,200। ये आपका फाइनल नंबर आया होना चाहिए इन केस ऑफ योर टोटल इनकम ऑफ 51 लाख। ये तो हमने क्लास में ही कर लिया था, सिर्फ यहां पे प्रॉपर्ली आपका लिख लो, उस एंगल से कवरेज हो गया। नेक्स्ट टोटल इनकम आपकी दी है 60 लाख। 60 लाख को किससे कंपेयर करते हैं? 50। लेकिन कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है सर, 10 लाख की इनकम बढ़ी है, मेहनत करोगे तो भी रिलीफ आने वाला नहीं है। पहले आपने बेस टैक्स निकाला होगा। बेस टैक्स आपका कितना निकल के आया? 13,80,000। 13,80,000 के बेस टैक्स के बाद सरचार्ज आया होगा 1,38,000। मार्जिनल लीफ क्या आया होगा? 0। 4% सेस लगाया होगा और टोटल टैक्स निकल के आया होगा 15,78,720। ये आपका टोटल टैक्स का नंबर निकल के आया होना चाहिए। वेरी सिंपल, बेस टैक्स प्लस सरचार्ज करके उस पर 4% सेस लगाया होगा तो आंसर हो जाएगा 15,78,720। डन, यहां तक हमारा आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं 1,01,00,000। क्या यहां मेहनत लगेगी? यस। 1,01,00,000 को किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 1 करोड़ पिछले चेक पॉइंट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ से कंपेयर करना पड़ेगा तो पहले आपने बेस टैक्स निकाला होगा। बेस टैक्स 1,01,00,000 पे निकल के आया होगा 26,10,000। इस पे सरचार्ज निकाला होगा 15%, तो 3,91,500। सरचार्ज आ जाने के बाद आपने कंपेयर किसे किया होगा? 1 करोड़। 1 करोड़ से कंपेयर किया होगा तो आपको दिखा होगा जो इंक्रीज इन टैक्स है वो 1,63,500 है, जबकि जो इंक्रीज इन इनकम है वो दिखा होगा 1 लाख है। तो देर भाई आपने क्या प्रोवाइड किया होगा? मार्जिनल रिलीफ 63,500। 4% सेस ऐड किया होगा इसमें और टोटल टैक्स आया होगा 30,55,520। ये आपका फाइनल नंबर टोटल टैक्स आना चाहिए। ये भी शायद हमने क्लास में कर लिया था। 1,01,00,000 को किससे कंपेयर कर रहे हो? 1 करोड़ से कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नया था 2,02,00,000। किससे कंपेयर करोगे? 2 करोड़ से कंपेयर करोगे। 2,02,00,000 को 2 करोड़ से कंपेयर करोगे तो सबसे पहले बेस टैक्स 2,02,00,000 पे बेस टैक्स आया होगा 56,40,000। फिर उस पे सरचार्ज निकाला होगा 14,10,000, क्योंकि क्या रेट लगी होगी? 25% की रेट आपकी एप्लीकेबल की गई होगी। तो मैं इसे अगर डिटेल में डिस्कस कर लूं तो आपने किया क्या होगा? एक तरफ आपने लिखा होगा टोटल इनकम 2 करोड़, एक प्रैक्टिस रिवीजन भी हो जाएगा, और एक तरफ आपने लिखा होगा टोटल इनकम 2 करोड़ 2 लाख। इसमें निकाला होगा बेस टैक्स सरचार्ज, इस पे निकाला होगा बेस टैक्स सरचार्ज। जो 2 करोड़ 2 लाख है उस पे बेस टैक्स आया 56,40,000। जो सरचार्ज है वो निकल के आया 14,10,000।
एक नंबर आएगा। 2 करोड़ पे भी बेस टैक्स निकाला होगा, कितना आया 2 करोड़ पे बेस टैक्स? 55,80,000। इस पे 15% सरचार्ज कितना हुआ? 8,37,000। इन दोनों का टोटल लगाया होगा और इसके गैप को चेक किया होगा। कितने से आपकी इनकम बढ़ी है? 2 लाख। लेकिन आपने जो टैक्स देखा होगा वो बड़ा होगा 6,33,000 से। और 6,33,000 से बढ़ा तो क्या आपको चूना लगा है? यस। कितने का चूना लगा है? 4,33,000। तो आपने 4,33,000 इसमें से लेस किया होगा, जो नंबर आया उस पर 4% क्या लगाया होगा? सेस। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई होगी 68,81,680। ये आपका फाइनल नंबर कैलकुलेट होके आया होगा। मैंने क्विकली एक बार के लिए फिर से रिवाइज करा दिया, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इस तरीके से आपके नंबर्स आए होंगे इन केस ऑफ टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 2 लाख की आपकी इनकम पे ही आपने कैलकुलेट किया होगा। तो यहां पर से फिल कर दूं तो आपका मार्जिन लीफ रहा होगा 4,33,000। उस पर फिर 4% सेस करके टोटल टैक्स रहा होगा 68,81,680। ये आपका फाइनल नंबर निकल के आ गया। 2 करोड़ 2 लाख के बाद आपको नेक्स्ट टोटल इनकम कितनी दी हुई थी? 3 करोड़ 2 लाख। यहां पर ये गलती मत करना कि सर मैं 3 करोड़ से कंपेयर करूंगा। अरे तो क्या 3 करोड़ से कंपेयर करेगा? तेरा लास्ट चेक पॉइंट क्या था? 2 करोड़। 3 करोड़ से कंपेयर करके कुछ हासिल ही नहीं होना है। करेगा भी तो भी कोई रिलीफ आने वाला है नहीं। वक्त बर्बाद कर रही हो तुम। कैसे आएगा रिलीफ? क्योंकि तुम्हें कंपेयर किससे करना था? 2 करोड़ से। और 2 करोड़ से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप 2 करोड़ से बहुत ऊपर हो। आपकी इनकम 1 करोड़ 2 लाख बढ़ी है तो उसके सामने थोड़ी टैक्स बढ़ने वाला है। एंड देयर बाय यहां कोई रिलीफ नहीं आया होगा। सीधे आपने बेस टैक्स निकाला होगा 86,40,000। उस पर सरचार्ज आया होगा 21,60,000। मार्जिन लीफ आ ही नहीं सकता, मेहनत भी की होगी तो भी नहीं आया होगा। 4% सेस लगाया होगा। 1,12,32,000 का टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपका निकल के आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपने कैलकुलेशन में किया होना चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था 5 करोड़ 2 लाख। 5 करोड़ 2 लाख, क्या 5 करोड़ 2 लाख को 5 करोड़ से कंपेयर करोगे? नहीं। क्या 4 करोड़ से कंपेयर करोगे? नहीं। क्या 3 करोड़ से कंपेयर करोगे? नहीं। किससे करोगे? 2 करोड़। तो क्या फायदा है कंपेयर करने का? क्योंकि 2 करोड़ से कंपेयर करने वाले हो तो भी रिलीफ आने वाला नहीं है। ये बात एकदम फिट हो गई होनी चाहिए दिमाग में। सर कंपेरिजन 3 ही लेवल पे है, 50 से, 1 से, 2 से, अगर सरचार्ज वाला है तो, और अगर रिबेट वाला है तो 12 से। दैट्स इट। और कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर। इट इज वेरी सिंपल। तो आपने यहां पर बेस टैक्स का कैलकुलेशन किया होगा तो आया 1,46,40,000। उस पर सरचार्ज आया होगा 25% का 36,60,000। उस पर 4% का सेस लगा के टोटल टैक्स आया होगा 1,90,32,000। ये आपका फाइनल नंबर कैलकुलेट होके आया होगा। डन। सारे नंबर्स लिख दिए हैं मैंने एक्यूरेटली। स्टिल अगर किसी को किसी नंबर में डाउट हो तो बैच के एंड में मैं अवेलेबल हूंगा, आप इंडिविजुअली मुझसे डिस्कस कर लेना और पूछ लेना। कई जनों ने तो लास्ट कल ही व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ लिए थे, वो भी अच्छा तरीका है। जब डाउट आए तभी पूछ लो, ज़्यादा बेहतर रहता है। जल्दी आपका कवरेज हो जाएगा और कंप्लीशन हो जाएगा। स्टिल अभी भी किसी के डाउट हो, क्योंकि मैंने सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए, तो आप बैच के एंड में मुझसे अकेले में मिल लें, हम उसे सॉल्व कर लेंगे साथ में आपके बुक एंड पेपर पे। आर वी गुड? बढ़े आगे। डिफॉल्ट सिस्टम हमने क्लोज कर लिया और अब डिफॉल्ट सिस्टम के बाद किस पे जा रहे हैं? ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे जा रहे हैं। तो नोट्स में आ जाओ। लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। जहां पर आप नोट्स में लिख रहे थे कंटेंट, ये आपने लास्ट लिखा था। सबसे पहले लिख रहे हो बेस टैक्स। उसी सीक्वेंस में उसी तरीके से जाएंगे। बेस टैक्स लिख रहे हो सबसे पहले, बगल में लिखो ब्रैकेट में स्लैब सिस्टम, और फ्लैट सिस्टम लिख के काट दो।
बार बार दिमाग में डिफॉल्ट सिस्टम आते रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कंपैरिजन चलते रहना चाहिए कि वहां क्या पढ़ा था और यहाँ क्या पढ़ा है, तो देर भाई वो दिमाग में साथ साथ चलना चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपको उतना पहले लास्ट क्लास में कंप्लीट करके याद करके आने को कहा कि आप उतना याद करके आए होने चाहिए। मैंने अभी होमवर्क का आपके जब क्वेश्चंस डिस्कस किए तो किसी से पूछा नहीं आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है। स्कूल नहीं है ये कि बेटा तूने होमवर्क किया, अच्छा नहीं किया नील डाउन हो जाए यहाँ पर, मुर्गा बन जाए यहाँ पर, क्लास के बाहर चले जाए यहाँ पे, ये कोई स्कूल नहीं चल रही है। तो तुम्हारी खुद की इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि तुमने इतना सा होमवर्क दिया था चुन्नू सा, वो तक नहीं कर पाए हो तुम, तो तुम्हारा आगे फ्यूचर सितंबर 2026 में कैसा दिखेगा मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, भविष्य देख सकता हूँ मैं तुम्हारा। तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट दे उसका इंतजार नहीं करना, मेरे से पूछने आ जाना कि सर रिजल्ट क्या है सर, वो लोग भी मेहनत करेंगे मैं भी मेहनत करूंगा। मेरी बात समझ में आती है ना? इतना सा होमवर्क स्टार्टिंग के एक हफ्ते में तुमसे नहीं हो रहा है तो लालत है, मैं सीधे कहूँगा लालत है। तुम इंटरमीडिएट के लायक ही नहीं हो, तुमसे इंटरमीडिएट ना हो पाएगा, अभी बता रहा हूँ। तो इसीलिए अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो अपनी आंखें खोल लो, बहुत बेहतर रहेगा। दिस इज़ नॉट सीए फाउंडेशन, दिस इज़ नॉट योर स्कूल कि लास्ट के 1-2 महीने भागेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना बोलने के बावजूद मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कोई तुम्हारे बैच में से होगा जो मुझे मई के महीने में मिलेगा और क्या बोलेगा, सर मैंने क्या सोचा था फाउंडेशन जैसा ही है तो मेरा बाकी है सर, अभी क्या करूं मैं, मेरा मन होता है जहां मैं बैठा हूं ना वहीं इसको गाड़ दूं। क्योंकि जब इतना क्लियरली बताया गया है और इतने समय से पहले बताया गया फिर भी वही बेवकूफी करके आ गए। तेरे को क्या लग रहा है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ ना? तो अगर मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ तो उसको बहुत सीरियसली लो कि तुम्हें अभी से सीरियस होना पड़ेगा। तुम ये सोचो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सितंबर 2026 है, तो फिर तुम बहुत गलत जा रहे हो। बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, क्योंकि तुम एब्सोल्यूट टर्म्स में सोच रहे हो कि मेरे पास 9-10 महीने हैं। रिलेटिव टर्म्स में जब सोचोगे कि वॉल्यूम जितना है उसके सामने 9-10 महीने बहुत कम है, वो समझने की कोशिश करो। तो इसीलिए मैं ऐसे इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के डांटूंगा नहीं तुमको कि होमवर्क नहीं किया, तेरे को खुद को समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में पहली बार फेल सीए इंटरमीडिएट में होते हैं अपने जीवन में, इससे पहले कभी एकेडमिकली वो फेल नहीं हुए होते हैं। तो देर भाई बहुत जोर से झटका लगता है जब आप पहली बार एकेडमिकली फेल होते हो, क्योंकि इससे पहले कभी आदत ही नहीं थी कि हम फेल हो गए। हमें तो यही आदत थी पास तो हो ही गए, खाली देखना ही होता था टके कितने आए हमारे। वो बदल जाएगा बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कल शाम को ही मैं मिला था एक जन से सितंबर 25 जो एग्ज़ाम दे चुका है, एक ही ग्रुप दिया, एक ग्रुप नहीं दिया। मैं बोला क्यों? बोले सर वही स्टार्टिंग में लाइटली लिया था, लास्ट लास्ट में ग्रुप 1 करने गए, वो भी ठीक से नहीं कर पाए, तो अभी तो सर रिजल्ट आएगा तो देखते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है मेरे दोनों होंगे। ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप नहीं फंसो, इसीलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ खाली। बेस टैक्स पहले आप निकालने जा रहे हो तो बेस टैक्स में टोटल इनकम और रेट वैसे ही बनाऊंगा सब कुछ ताकि आपको इजीली समझ आए कि कंपैरिजन क्या है। टोटल इनकम 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है। 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ज्यादा सीधे 30% है। हो गया। इस बार आप तैयार थे कि कहां तक जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ। और पिछली बार आप तैयार नहीं थे तो हमला अचानक हुआ था, और देखो ये कहां तक चला गया था। ऐसा ही होता है, जब हम तैयार होते हैं ना तो वही चीज़ आसान बन जाती है, और जब हम तैयार नहीं होते हैं तो वो बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करती है हमारे लिए। तो इस बार आप एकदम तैयार थे तो आसान लगी चीज़ें आपको। बेस टैक्स क्या है? बेस टैक्स आपका 2.5 लाख तक की इनकम माफ, 2.5 के ऊपर 5 तक इनकम होगी तो 5%, 5 के ऊपर 10 तक होगी तो सीधे 20%, और 10 के ऊपर जितनी चले गई उस पर 30%। तो अपने कैलकुलेटर पे फटाफट करें। आपकी टोटल इनकम 4 लाख है, आपकी टोटल इनकम 4 लाख है, स्लैब सिस्टम में जो आपको सिखाया हुआ है, टोटल इनकम 4 लाख है, बेस टैक्स निकालें। हो गया होना चाहिए, पहला 2.5 लाख माफ, बचा हुआ 1.5 लाख 1.5 लाख 1,50,000 पे कितना टका लगाया आप? 5%। तो कितना आ गया? 7,500। ये आपका बेस टैक्स हो गया। टोटल इनकम 12 लाख है, कैलकुलेट करें, टोटल इनकम 12 लाख है। 12 लाख की एक बिल्डिंग बनेगी, उसमें पहला 2.5 लाख माफ होगा, फिर 2.5 लाख पे 5% लगेगा, फिर 5 लाख पे 20% लगेगा, और बचे हुए 2 लाख पे 30% लग जाएगा।
वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, नंबर्स नए हैं। हो गया होना चाहिए। टोटल इनकम 12 लाख तक है, कितना आया टोटल बेस टैक्स? 1,72,500। कैसे 1,72,500 आया? पहला 2.5 लाख माफ, फिर 2.5 लाख पे 5%, तो वो 12,500 आया होगा। फिर 5 लाख पे 20%, तो वो 1 लाख आया होगा। और फिर 2 लाख पे 30%, तो वो 60,000 आया होगा। तो 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,72,500 हो जाएगा। तो यहां सिंपल है आपका 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और रेट कैसे जाती है? 0, 5%, 20% और फिर 30%। इस तरीके से आपके स्लैब जाते हैं। आप इसके नीचे लिख रहे हो, इफ रेसिडेंट प्लस एससी देन replace 2.5 lakh with 3 lakh. If resident plus SC, then replace 2.5 lakh with 3 lakh. सर SC क्या होता है? सीनियर सिटीजन। देश की ये हालत है, हम रिजर्वेशन से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस एक बैच में तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला गया था सर, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट बनेगा, बढ़िया है। क्या है ऐसी? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है, 60 और मोर, उसे हम क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल क्या है? रेसिडेंट, और इंडिविजुअल क्या है? सीनियर सिटीजन, तो जो ऊपर आपने 2.5 लाख लिखा था ना, उस 2.5 लाख की जगह क्या कर दिया जाएगा? 3 लाख। इसका मतलब 3 लाख तक माफ, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। मतलब एडवांटेज दिया है 50,000 का कि 50,000 पे हम 5% टैक्स लेने वाले नहीं, क्योंकि 2.5 लाख की जगह क्या कर दिया? 3 लाख। ध्यान रखना, ऐसा तभी करना जब कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? 2, रेसिडेंट भी होना चाहिए और सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए। एग्जाम में क्या बोला जाएगा कि नॉन रेसिडेंट है और 68 ईयर्स की एज है, तो भी क्या रहेगा? 2.5 लाख। 3 लाख तभी करना है जब रेसिडेंट भी होना चाहिए और एज 60 और मोर होनी चाहिए। ऐसे ही इसके नीचे लिख रहे हो, इफ रेसिडेंट प्लस एसएससी या वीएससी देन replace 2.5 with 5 lakh. If resident plus SSC या VSC, तो फिर 2.5 की जगह सीधे 5 ही कर दिया जाएगा। What is SSC? Super senior citizen. What is VSC? Very senior citizen. Super senior citizen या very senior citizen, तो इसका क्या मतलब होता है? 80 years or more। यानी कि अगर एक ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो उस केस में उसका स्लैब कैसा होगा? पहला 5 लाख माफ, और 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख के ऊपर गया तो 30%। मतलब उसके लिए कोई 5% वाला मुद्दा ही नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5 के ऊपर जाने पे सीधे क्या होगा? 20, और फिर 10 के ऊपर जाने पे कितना हो जाएगा? 30। इस तरीके से यहां 3 लिमिट्स हो गई, एक 2.5 लाख की, एक 3 लाख की, और एक 5 लाख की, जो सिलेक्शन बेसिस पे किया जाता है। तो अगर दादाजी हैं तो 3 लाख, और अगर बड़े दादाजी हैं तो 5 लाख, और ना ही दादाजी हैं और ना ही बड़े दादाजी हैं तो 2.5 लाख, जिसमें दादाजी और बड़े दादाजी अपने होने चाहिए, पराए नहीं होने चाहिए, यानी रेसिडेंट होने चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट है तो क्या रहने वाला है? 2.5 लाख। समझ आती है ना बात? सर ऐसा सब आपने डिफॉल्ट सिस्टम में तो नहीं बताया था।
तो नहीं बताया था क्योंकि नहीं था। इसका मतलब डिफॉल्ट सिस्टम में यहां पर वापस जाओ और लिखो SC SSC। बहुत जल्द समझने लगे तुम मुझे। मैंने 5-5 साल भी लोगों के साथ बिताए पर वो नहीं समझ पा रहे हैं, तुम 4 दिन में समझ गए। बताओ। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन काट दो। कुछ जोक समझने के लिए आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ठीक है? हर जोक एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। जिनको समझ नहीं आएगा वो समझेंगे मैं पागल हूं। क्या कंप्लीट कर लिया आपने? बेस टैक्स आपने कंप्लीट कर लिया। समराइज कर रहा हूं, बेस टैक्स में आपने क्या पढ़ा? अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 इयर्स और मोर है, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी एज 60 इयर्स और मोर है, तो पहला 3 लाख माफ, और फिर 3 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, और 10 से ऊपर पे 30%। लेकिन अगर आप कहते हो सर एक ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 और मोर हो गई, सर 60 छोड़ो 80 और मोर हो गई, तो पहला 5 लाख माफ, 5 से 10 पे 20%, और 10 के ऊपर 30%। और आप बोलते हो नहीं सर ऐसा है नहीं, अदर्स है, अदर्स यानी कि ना रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 इयर्स और मोर है, ना रेसिडेंट इंडिविजुअल 80 इयर्स और मोर है। तो फिर हमने क्या बोला? 2.5 माफ, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर 30%। बेस टैक्स क्लियर है आपको? तो मैं आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूं। एक रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, उनकी एज 65 इयर्स है और टोटल इनकम 15 लाख है। रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज 65 इयर्स है और टोटल इनकम 15 लाख है। रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज 65 इयर्स है और टोटल इनकम 15 लाख है। कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है? 15 लाख। रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है और एज 60 और मोर है, बट लेस देन 80 है। इसका मतलब कितने तक का एग्जाम्प्ट होगा? 3 लाख। 3 लाख तक नील होगा, फिर 3 लाख से कितने तक जाओगे? 5। तो 2 लाख पे कितना टका लगाया जाएगा? 5%। फिर 5 से कितने पे जाओगे? 10। तो 5 लाख पे कितना लगाया जाएगा? 20%। और फिर 10 से 15 यानी कितने का गैप हो गया? 5। तो उस पर कितना लगाया जाएगा? 30%। इस तरीके से यहां आया होगा 1.5 लाख, यहां आया होगा 1 लाख, और यहां आया होगा 10,000, यहां 0 आया होगा। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख, अच्छा 2 लाख, 2,60,000। ये आपका बेस टैक्स निकल के आ गया। आर वी गुड? समझ आ गया बेस टैक्स? आगे बढ़ रहा हूं। बेस टैक्स के बाद आपको क्या निकालना है? सरचार्ज। तो कंटिन्यू कर रहे हो, इसके नीचे लिख रहे हो सरचार्ज, ब्रैकेट में फ्लैट सिस्टम ऑन बेस टैक्स लगाया, बेस टैक्स पे जाएगा। टोटल इनकम देख के रेट डिसाइड होगी। टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ तक है तो 10%। 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ तक है तो 15%। 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ तक है तो 25%। और 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 37% हो गया। 5 लिखते ही घबरा गए होगे तुम। कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है और रीड्स भी बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन आपको दिख रहा है एक नई चीज जुड़ गई यहां पर। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, टोटल इनकम देख के डिसाइड होता है। 50 लाख के ऊपर गए 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज 10% है। 1 करोड़ के ऊपर गए 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज 15% है। 2 करोड़ के ऊपर गए 5 करोड़ तक है तो भी सरचार्ज 25 है। लेकिन यहां तो सर 5 करोड़ के भी ऊपर चले गए तो सरचार्ज 37% है, जो किस पे लगाया जाएगा? बेस
टैक्स पे लगाया जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो जैसे ही सरचार्ज निकालना आ जाता है उसके बाद तुरंत क्या निकाला जाता है, मार्जिनल रिलीफ। सेम, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कोई रेट थोड़ी होती है, उसमें नया क्या पढ़ाना है आपको मार्जिनल लीफ में। लेकिन ध्यान रखना इस बार मार्जिनल लीफ निकालते वक्त 3 नहीं 4 चेक पॉइंट बन चुके हैं। अगर 50 से ऊपर गए तो कंपेयर किससे करोगे, 50, 1 से ऊपर गए तो कंपेयर करोगे 1, 2 से ऊपर गए तो कंपेयर करोगे 2, और 5 से ऊपर गए तो कंपेयर करोगे 5। ये नई बात जुड़ गई, जो बात डिफॉल्ट में नहीं थी, क्योंकि डिफॉल्ट में 3 ही चेक पॉइंट थे, या तो 50 लाख, या तो 1 करोड़, या फिर 2 करोड़। लेकिन यहां एक और चेक पॉइंट जुड़ जाता है, 5 करोड़ का चेक पॉइंट जुड़ जाता है। मार्जिनल लीफ के बाद आप लिख रहे हो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, थ्री कंडीशंस। पहला, रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा, इंडिविजुअल होना चाहिए। तीसरा, टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। वैसा ही कुछ है, लेकिन कंडीशन अपडेट हो गई है, थर्ड कंडीशन अपडेट हो गई है। पहला तो रेसिडेंट ही है, दूसरा तो इंडिविजुअली, और तीसरा टोटल इनकम 12 लाख की जगह क्या लिखा है आपने, 5 लाख। तो रिबेट मिलेगा, मैक्सिमम रिबेट इज अप टू रुपी 12,500। जबकि वहां कितना मैक्सिमम रिबेट मिल रहा था, 60,000। यहां मैक्सिमम कितना मिलेगा, 12,500, उससे ज्यादा का रिबेट नहीं मिलेगा। अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, तो वो कोई बहुत नई चैलेंजिंग बात नहीं लगनी चाहिए आपको, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए हैं। तो रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, और टोटल इनकम कितने तक होनी चाहिए, 5 लाख। तो मैक्सिमम रिबेट कितने का मिल जाएगा, 12,500। तो चलो टास्क दे रहा हूं, कंप्लीट करो आप टास्क। चलो इसके बाद वाला भी लिख लो ना, पहले कंप्लीट ही हो जाएगा। इफ नो रिबेट देन नो मार्जिनल रिलीफ। रिबेट नहीं है, रिलीफ भी नहीं देंगे। वार्निंग साइन बना लेना यहां पर, ध्यान में रखना है। इफ नो रिबेट देन नो मार्जिनल रिलीफ, मतलब कोई साइन बना लेना। मैं ये बनाता हूं, मैं कभी भी ऐसी 2 साइन बनाऊं, मतलब समझ जाना वो क्या है, वार्निंग। यानी कि यहां पर गलत हो सकता है एग्जाम में, इसीलिए ऐसी वार्निंग साइन बना लेने की, कि हमने डिफॉल्ट सिस्टम में क्या पढ़ा था कि रिबेट नहीं होता है तो क्या मिल सकता है, रिलीफ। यहां तो रिबेट नहीं होगा तो रिलीफ भी मिलने वाला नहीं है। उस एंगल से हमने वो वार्निंग साइन बना ली। और इसके बाद तो आपको पता है 4% सेस, सेम, उसमें कुछ नया नहीं बताना है। सीधे टोटल टैक्स निकालने का काम दे रहा हूं अब मैं आपको, इजीली हो जाना चाहिए। 5 बातें पढ़ानी थी, 5 बातें पढ़ा दी। रिबेट नहीं है तो रिलीफ तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ 6 बातें थी नहीं, हमारी 5 ही बातें थी। तो आपको छोटे छोटे टास्क दूंगा, आप कैलकुलेशन करेंगे। टोटल इनकम, टोटल इनकम 11 लाख का है, टोटल टैक्स बताएं। टोटल इनकम 11 लाख का है, टोटल टैक्स बताएं। टोटल इनकम 11 लाख का है, टोटल टैक्स बताएं। डन हो गया होना चाहिए। जैसे ही मैंने टोटल इनकम 11 लाख दी, कुछ जन मेरी तरफ इस उम्मीद से देख रहे थे कि सर दादाजी हैं या बड़े दादाजी, वो तो आपने बताया ही नहीं। नहीं बताऊंगा, जितना क्वेश्चन दिया उससे सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन से ये पता चलना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं आपसे। हमेशा क्वेश्चन अगर किसी चीज पे साइलेंट है तो आपको जनरल अजम्पशन लेना होता है। और जनरल अजम्पशन क्या लोगे आप, कि दादाजी हैं, बड़े दादाजी हैं,
हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है, तो कितने लोग होंगे जो 60 ईयर्स और 80 ईयर्स के ऊपर जाएंगे? देयर बाय आपको हमेशा जनरल अज्यूम करना है, तो आप 3 लाख 5 लाख के चक्कर में नहीं, कितने में जाओगे? 2.5 लाख। तो आपने क्या किया होगा? पहला 2.5 लाख माफ, फिर 2.5 लाख पे 5% लगाया होगा तो कितना आया? 12,500। फिर 5 लाख पे 20% लगाया होगा तो कितना आया? 1 लाख। और फिर बचे हुए 1 लाख पे 30% लगाया होगा तो वो कितना हो गया? 30,000। 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500 तो कितना हो गया? 1,42,500। 1,42,500 ये बेस टैक्स आया आपका। क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं, क्योंकि 50 लाख के ऊपर नहीं है। क्या रिबेट मिलेगा? नहीं, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है। क्या सेस लगेगा? यस। तो आपने 1,42,500 पे क्या लगाया होगा? सेस 4% लगा दिया होगा, टोटल टैक्स आपका निकल के आ गया होगा। डू यू गेट इट? नेक्स्ट टास्क दे रहा हूं। टोटल इनकम 4.5 लाख है, 4,50,000 है। टोटल इनकम 4,50,000 है, 4.5 लाख की टोटल इनकम है। डन हो गया होना चाहिए। टोटल इनकम 4.5 लाख है, तो पहला 2.5 लाख माफ, फिर बचे हुए 2 लाख पे आपने क्या लगाया होगा? 5%। तो 2 लाख पे 5% लगाया तो कितना आया? 10,000। बेस टैक्स कितना आया? 10,000। क्या सरचार्ज होगा? नहीं। क्या रिबेट होगा? यस। टोटल इनकम 5 लाख तक है तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिल सकता है? 12,500। आपको तो 10,000 ही मिलेगा। 10,000 लेस करोगे तो आंसर क्या हो गया? 0। उस पर 4% लगाओगे तो आंसर क्या हो गया? 0। दैट इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सर क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं था रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, तो क्या मान के चलोगे? रेसिडेंट, क्योंकि जनरल अजम्पशन क्या होता है? रेसिडेंट। सीए एग्जाम्स में सही अजम्पशन लेना भी सीखना है हमें, और कभी भी कुछ क्लियर ना हो तो हमेशा क्या चीजें अज्यूम करोगे? जनरल। स्पेसिफिक कभी भी अज्यूम नहीं करोगे। तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट नहीं दिया तो हमेशा क्या मानोगे? रेसिडेंट। ऐसे ही सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है, नहीं दिया तो क्या मानोगे? रेगुलर सिटीजन है, कोई सीनियर या सुपर सीनियर नहीं है। हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर आप लिख के सॉल्व कर रहे हो। लिखो एग्जाम्पल। मिस्टर ए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 5,05,000 है, और टोटल इनकम 5 लाख है। दो ऑप्शन, दो केसेस दे रहा हूं मैं आपको। 5 लाख की इनकम है तो निकालो, और 5,05,000 की इनकम है तो निकालो। टोटल टैक्स निकालना है आपको दोनों केसेस में। देर आर 2 पॉइंट्स, दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2। मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम 5,05,000, टोटल इनकम 5 लाख। डन हो गया। टोटल इनकम 5 लाख है तो आपका टोटल टैक्स क्या आया होगा? 0।
बेस टैक्स आया होगा 12,500 और 12,500 का ही क्या मिल गया होगा, रिबेट। तो सेस लगाओगे तो जीरो ही रहेगा। दैट इज जब टोटल इनकम 5 लाख है। टोटल इनकम 5,05,000 है तो बेस टैक्स कितना आया होगा, 13,500। क्या रिबेट मिलेगा, नहीं। क्या रिलीफ मिलेगा, नहीं। ना रिबेट मिलेगा ना रिलीफ मिलेगा। 4% सेस लगा दोगे, टोटल टैक्स आया 14,040। तो सोचो आपकी इनकम 5 लाख थी, आपका टैक्स क्या आ रहा था, जीरो। बॉस ने बुलाया, वेरी गुड, 5,000 का बोनस। 5,05,000 हो गई इनकम। 5,05,000 इनकम हो गई तो टैक्स कितना हो गया, 14,040। यानी तुम्हारा फायदा नहीं, उल्टा क्या हो जाएगा, नुकसान। सर ये तो गलत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं अच्छा लग रहा है तो फ्लाइट चलती है, बाहर चले जाओ। ये कंट्री का लॉ है, दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। गलत है तो धरना दो और उसको ठीक करवाओ, लेकिन चल यही रहा है, दिस इज द लॉ। समझ में आती है बात। इनजस्टिस है, दिस इज रॉन्ग बट दिस इज हाउ इट इज। तो आप खाली उस चीज को रीड कर रहे हो कि कैसे करना है। आर वी गुड। इंडिविजुअल हमने कंप्लीट कर लिया और पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आप इंडिविजुअल का प्रॉपर टैक्स निकालना जानते हो फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, अगर टोटल इनकम दी होगी तो। क्योंकि टोटल इनकम तो दे रहा हूं ना मैं तुमको। रियल में तो टोटल इनकम निकालनी सीखनी है, जिसका पूरा 70 लेक्चर का पैकेज है ना। क्योंकि टोटल इनकम निकालने के लिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर क्या देखना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट इनकम। फिर इनकम को कितने हेड में डालना पड़ेगा, 5। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लबिंग। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, सेट ऑफ। फिर क्या आएगा, जीटीआई। जीटीआई में से क्या दोगे, डिडक्शन। डिडक्शन के बाद क्या आएगा, टोटल इनकम। वो तो मैं दे रहा हूं ना तुमको क्वेश्चन में कि टोटल इनकम इतनी है। हम जब सब सीख जाएंगे तो सब कुछ हमें करना है। टोटल इनकम भी हमें निकालनी है और फिर उस पर टैक्स रेट लगा के टोटल टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करना है। हमने इंडिविजुअल क्लोज कर लिया है। इंडिविजुअल क्लोज हो गया तो आपको होमवर्क तुरंत मिल जाता है। आपका जो क्वेश्चन बैंक है, अगेन जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आई ही हो, पेज नंबर 28 पे, उसमें ऑप्ट आउट वाला एरिया आपका क्या हो गया, होमवर्क। ये आपको कंप्लीट करना है। मतलब सारे क्वेश्चन रीसॉल्व करने हैं। और सारे क्वेश्चन रीसॉल्व करने कौन से सिस्टम से, ऑल्टरनेटिव ऑप्शनल सिस्टम से, जिसे हम ऑप्ट आउट करना भी बोलते हैं या ओल्ड रिजाइम भी हम बोलते हैं। जब सारे निकल जाएंगे तो सारे निकल जाने के बाद आमने सामने दोनों नंबर आ जाएंगे, तो दोनों में से कौन सा वाला फाइनल आंसर हो जाएगा, विच एवर इज लोअर। जो लोअर निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ये आपने इंडिविजुअल कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा था इंडिविजुअल पढ़ाने में 1.5 लेक्चर लगेंगे हमारे। उसके बाद तो सब फटाफट फटाफट हमारे हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होती रहेगी, रेट। कहीं स्लैब सिस्टम का फ्लैट सिस्टम हो जाएगा, यही सारे चेंजेस होंगे। तो मैं दूसरे पर्सन स्टार्ट करूं। मैंने खाली अभी तक आपको एक पर्सन कराया है, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझाना है, फिर हम दूसरे पर्सन स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया था कि हमें अलग अलग पर्सन देखना है, तो उसमें से मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं वो आपने कंप्लीट कर लिया। 7 में से सिर्फ कितने कंप्लीट किए हैं, एक। इंडिविजुअल के 2 सिस्टम आपने कंप्लीट किए हैं। तो अब आप कंटिन्यू कर रहे हो नोट्स में मेरे साथ साथ, और टाइटल डाल रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, सबके लिए पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन जब तक किसी एक का टैक्स सिस्टम नहीं बताता तब तक समझा नहीं पाता। इसी वजह से पहले एक इंडिविजुअल पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूं, बट पढ़ा सबके लिए रहा हूं, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो। इन होल इनकम टैक्स सिलेबस only 2 numbers are rounded off। पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में खाली 2 ही नंबर राउंड ऑफ होते हैं, सिर्फ 2 ही नंबर राउंड ऑफ होते हैं। और वो कौन से हैं, टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। जैसे आपका बेस टैक्स
डेसिमल्स में आ गया तो उसको राउंड ऑफ नहीं करना होता है, वैसे ही लेना होता है। सरचार्ज डेसिमल्स में आ गया तो उसे राउंड ऑफ नहीं करना होता है, वैसे ही लेना होता है। कब तक राउंड ऑफ नहीं करते हो? जब तक कहाँ नहीं पहुंच जाते हो? टोटल टैक्स। टोटल टैक्स में डेसिमल्स आए होंगे तो आपको उसे राउंड ऑफ करना होगा। ऐसे ही टोटल इनकम में अगर डेसिमल्स आए होंगे तो राउंड ऑफ करना होगा। तो टोटल इनकम मैंने अभी तक आपको जितनी बार दिए हर बार राउंड ऑफ करके ही दिया था, तो दिक्कत ही नहीं हुई। और टोटल टैक्स कोइंसिडेंटली अभी तक आपको जितने क्वेश्चन कराए सब राउंड ऑफ ही आए, तो आपको दिक्कत ही नहीं हुई। इसीलिए कॉन्सेप्ट आप पढ़ाऊंगा तो अब ऐसे नंबर आएंगे जहां वो डेसिमल्स आएंगे तो आपको डिसाइड करना होगा राउंड ऑफ करें या फिर नहीं। तो टोटल इनकम सेक्शन 288 ए के तहत राउंड ऑफ की जाती है और टोटल टैक्स लाइबिलिटी सेक्शन 288 बी के तहत राउंड ऑफ की जाती है। तो इनकम टैक्स एक्ट के 2 सेक्शंस के अंदर बताया गया है कि इन्हें राउंड ऑफ कैसे करते हैं। दोनों सेक्शन में कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए साथ में बना के लिखो स्टेप 1 इग्नोर डेसिमल। यानी जब भी आप टोटल इनकम का नंबर देखो या टोटल टैक्स लाइबिलिटी देखो और उसमें पॉइंट करके पीछे डेसिमल्स दिख रहे हो तो डेसिमल्स को इग्नोर कर दो, जैसे वो है ही नहीं। तो जैसे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, समझो आपकी टोटल इनकम आपको दी है 2,36,450.50 ऐसी दी है, तो आप क्या बोलोगे? डेसिमल्स है ही नहीं। यानी स्टेप 1 के थ्रू आपका नंबर क्या हो जाएगा? 2,36,450। अपना ज्ञान मत लगाना कि सर वो 50 पैसा है तो 451 हो गया। जो लॉ बोलेगा टैक्स निकालते वक्त वही करना है। ये काम 2 ही लेवल पे करोगे, एक कहाँ करोगे? टोटल इनकम, और दूसरा क्या करोगे? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो ये 50 क्या हो जाएगा? इग्नोर। ये 51 होता, 52 होता, 99 होता, 89 होता, 01 होता, 02 होता, इट डज नॉट मैटर, आप उसे इग्नोर कर देते। दैट इज योर स्टेप 1। हमेशा आपको यही स्टेप 1 करना है। फिर आप स्टेप 2 पे जाओगे और स्टेप 2 पे लिखोगे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट multiple of rupee 10. Round off to the nearest multiple of rupee 10. सिंपल करूं तो आपको आपका लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो नीचे जाना, अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो ऊपर जाना। सर इसका भी क्या मतलब हुआ? तो देखो ये नंबर था आपके सामने 236,450.50, तो 0.50 को आपने क्या कर दिया? इग्नोर। जो नंबर आया 2,36,450, क्या वो मल्टीपल ऑफ 10 होता है? 2,36,450, यस। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2,36,450 इज ओके। बट समझो अगर मैंने नंबर दिया होता 2,36,452.59, तो पहले 0.59 को क्या करोगे? इग्नोर। फिर लास्ट डिजिट देखोगे 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 10? नो। 2 है, इज इट लेस देन 5? यस। तो नीचे की तरफ आओगे तो फाइनल नंबर होगा 2,36,450। ये आपकी फाइनल टोटल इनकम बन जाएगी। अगर समझो आपको ऐसे ही मैंने नंबर दिया होता 5639.99, तो पहले 0.99 को क्या कर दे? इग्नोर। फिर 5639 में आप क्या बोलते कि 9 आपका 5 और मोर है, तो आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 5640, मल्टीपल ऑफ 10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मल्टीपल ऑफ 10 करना है, या तो मल्टीपल ऑफ 10 नीचे की तरफ करना है या मल्टीपल ऑफ 10 ऊपर की तरफ करना है। अगर 5 से कम है लास्ट डिजिट तो नीचे की तरफ करना है, अगर 5 या उससे ज्यादा है तो ऊपर की तरफ करना है। लेकिन स्टेप 1 में पहले ही डेसिमल को क्या कर देना है? इग्नोर। तो फिर से एक और छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं, आपको दिया है 2,455.57, समझो ये नंबर दिया है, तो 0.757 को क्या करोगे? इग्नोर। फिर लास्ट डिजिट देखोगे 2,455, तो 5 है, तो 5 है तो ऊपर की तरफ जाओगे तो 2,460,
दिस विल बी योर फाइनल नंबर। ये आपका टोटल इनकम होगा या टोटल टैक्स लाइबिलिटी होगा। लास्ट डिजिट देखना है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। लास्ट डिजिट 5 से कम है तो नीचे मल्टीपल ऑफ 10, और लास्ट डिजिट 5 और मोर है तो ऊपर मल्टीपल ऑफ 10। हो जाएगा तुमसे। तो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, केयरफुली करना जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो लिख रहे हो एक एग्जाम्पल, मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल है, प्रीवियस ईयर 25-26 है। उसने आपको बताया कि पीजीबीपी की इनकम, आईएफओएस की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में पीजीबीपी है 5 लाख, आईएफओएस है 1,50,002 रुपए और हाउस प्रॉपर्टी है 50,003 रुपए। आपको टोटल टैक्स निकालना है एज पर डिफॉल्ट सिस्टम। डन। ओके, पीजीबीपी 5 लाख है, आईएफओएस 1,50,002 है और हाउस प्रॉपर्टी 50,003 है। आपने इनको राउंड ऑफ किया होगा या पहले टोटल लगाया होगा? पहले टोटल लगाया होगा, क्योंकि मैंने कहा पूरे सिलेबस में राउंड ऑफ सिर्फ 2 जगहों पे है, एक टोटल इनकम और दूसरा टोटल टैक्स। तो आपने अभी राउंड ऑफ नहीं किया होना चाहिए, पहले आपने टोटल लगाया होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 7,05,000 रुपए।
7,05,000 आ जाने के बाद क्या अब आप राउंड ऑफ करेंगे? यस, राउंड ऑफ करेंगे। स्टेप नंबर 1, इग्नोर क्या किया जाता है? डेसिमल है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेप नंबर 2, लास्ट डिजिट देखते हो, क्या 5 और मोर है? यस, तो ऊपर की तरफ जाओगे। अगर 5 से नीचे है तो नीचे की तरफ जाओगे। तो क्या बनेगा टोटल इनकम? 7,10,000 ये फाइनल टोटल इनकम बनेगा। अब डिफॉल्ट सिस्टम से पहले इसमें क्या निकालोगे? बेस टैक्स। डिफॉल्ट सिस्टम में बेस टैक्स निकालने में पहला 4 लाख क्या होता है? माफ। फिर 4 लाख से 8 लाख तक कितने पे जाता है? 5%। बट हम तो 8 लाख तक गए ही नहीं, हम तो कितने तक गए? 7,10,000। तो आपने 3,10,000 पे कितना टका लगाया होगा? 5% लगाया होगा। कितना? 15,000.5, 15,000.5 आया ये बेस टैक्स। क्या आप इसे राउंड ऑफ करेंगे? नहीं। अब राउंड ऑफ सीधे किस लेवल पे होगा? टोटल टैक्स के लेवल पे राउंड ऑफ होगा। बट बेस टैक्स के बाद क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं। क्या रिबेट मिलेगा? यस। क्या रेसिडेंट है? यस। क्या इंडिविजुअल है? यस। क्या टोटल इनकम 12 लाख तक है? यस। कितने का मैक्सिमम रिबेट मिलता है? 60,000। पूरा रिबेट मिल गया तो आंसर क्या हो गया होगा? 0। ये नंबर्स आपके हुए होने चाहिए। डू यू गेट इट कि राउंडिंग ऑफ कितना जरूरी है? एक क्वेश्चन और कर लो, चलो कंफर्म हो जाएगा मुझे कि आपको आ गया है। मिस्टर बी रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, एज 85 ईयर्स है। इन्होंने अपनी टोटल इनकम बताई है 5,05,000 और ये ऑप्शनल सिस्टम से टैक्स जानना चाहते हैं। डन। डिस्कस कर रहा हूं। कभी कभार गलत तरीके से भी आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं आपका आंसर सही है क्योंकि स्टेप मार्किंग में सब जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपका आंसर भले सही आ गया हो, सारे स्टेप्स गलत है तो जीरो ही मिलता है एग्जाम में। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एमसीक्यू में बच जाओगे लेकिन डिस्क्रिप्टिव में फंस जाओगे, इसलिए स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले टोटल इनकम 5,05,000 बताया है आपको बड़े दद्दू ने, तो 5,05,000 जो बताया है उसको सबसे पहले आप क्या करोगे? राउंड ऑफ। क्योंकि टोटल इनकम है ना, तो उनको नहीं पता होगा राउंड ऑफ है। आप तो चार्टर्ड हो तो आपको तो पता होना चाहिए क्या है सिस्टम। तो देर भाई आप टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने जाओगे। राउंड ऑफ करने जाओगे तो देखोगे क्या डेसिमल्स है? नहीं। लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो ऊपर मल्टीपल ऑफ 10 जाओगे तो क्या बनेगा? 5,10,000 बनेगा। 5,10,000 का टोटल इनकम है। अब ये कौन से सिस्टम से टैक्स निकालना चाहते हैं? ऑप्शनल। ऑप्शनल सिस्टम से टैक्स निकालना चाहते हैं तो स्लैब आइडियली क्या होता है? 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। लेकिन ये रेसिडेंट है और इनकी एज 80 ईयर्स या उससे भी ज्यादा है, तो इनको तो कितने का मिलता है? 5 लाख। यानी पहला 5 लाख माफ। 5 लाख से 10 लाख पे कितना लगता है? 20%। और 10 लाख से ऊपर कितना पे लगता है? 30%। बट 5,10,000 तक ही है। इसका मतलब 5 लाख से 5,10,000 पे कितना लगेगा? 20%। यानी कि 10 रुपए पे 20% टैक्स आएगा। 2 रुपए। 2 रुपए का क्या आया? बेस टैक्स। 2 रुपए का क्या आया? बेस टैक्स। बेस टैक्स आ जाने के बाद सोचते हैं सरचार्ज। क्या सरचार्ज आएगा? नहीं। सरचार्ज तो टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस होने पे आता है, सरचार्ज तो नहीं आएगा। सरचार्ज नहीं आया तो उसका रिलीफ भी नहीं आ सकता। फिर क्या सोचते हैं? रीबेट। पहला रेसिडेंट है, यस। इंडिविजुअल है, यस। टोटल इनकम कितने तक होनी चाहिए? 5 लाख। इनकी कितनी है? 5,10,000।
देयर बाय इनको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, रिबेट नहीं तो क्या रिलीफ मिल जाएगा? नहीं, ऑप्शनल सिस्टम में कोई रिलीफ नहीं है, तो इस पे 4% सेस लगाओगे। तो 2 रुपए पे 4% सेस कितना होता है? 0.08 रुपी। इस तरीके से आपका टोटल टैक्स क्या आया? 2 रुपए 8 पैसा। क्या आप टोटल टैक्स को राउंड किया जाएगा? यस, क्योंकि टोटल टैक्स पे भी राउंड ऑफ होता है। सबसे पहला काम क्या होता है? क्या इग्नोर करना है? डेसिमल। तो डेसिमल इग्नोर हो गया तो क्या आ गया? 2। लास्ट डिजिट क्या? यही फर्स्ट डिजिट है और यही लास्ट डिजिट है हमारा, तो लास्ट डिजिट क्या 5 से लेस है? यस, टोटल टैक्स क्या हो जाएगा? 0। आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। तो यू गेट द फ्लो। फ्लो समझ आया होना चाहिए, प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। नंबर्स तो अपने आप ही निकल जाएंगे। आर वी गुड? आपको शायद लगे क्या बेतुकी चीजें हैं, क्या 2-2 3-3 रुपए के लिए ये सब मगजमारी हो रही है। देखो, आपके लिए वो 5 रुपए हो सकते हैं, बट डिपार्टमेंट जब 5 रुपए का नोटिस 1 करोड़ लोगों को भेजेगा तो डिपार्टमेंट के लिए वो 5 करोड़ होंगे। तुमको समझ आती है बात? तो इसीलिए जिस चीज को तुम 2-3-4 रुपए का चुन्नू अमाउंट समझ रहे हो कि ये इसके लिए क्या इतनी मगजमारी करनी है, वो रियलिटी में इम्पैक्ट क्रिएट करता है डिपार्टमेंट के एंगल से। तो सर इतने सारे टैक्स पेयर्स हैं, सब 1-1 2-2 रुपए का भी घपला करेंगे तो भी कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। एंड इसी वजह से इसकी राउंडिंग ऑफ एज पर लॉ की जाती है। अरे मुझे नोटिस आया हुआ है 10 रुपए का, असेसमेंट ईयर 22-23 का, 22-23 का जो मैंने रिटर्न भरा था, तो प्रीवियस ईयर कौन सा था? 21-22 में राउंडिंग ऑफ गलत गई थी रिटर्न में, तो मुझे 10 रुपए का नोटिस आया हुआ है। नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर दिया था, ऊपर की तरफ करना था, तो नेचुरली 10 रुपए कम भर दिए, तो 10 रुपए का नोटिस आया हुआ पड़ा है, अभी तक भरना बाकी है कि ये 10 रुपए आप कब भरेंगे। तो राउंडिंग ऑफ गलत हुई तो हुई, तो भाई जिस सीए से मैंने रिटर्न फाइल कराया था उसने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसने राउंडिंग ऑफ गलत कर दी, तो देर भाई 10 रुपए का नोटिस आया हुआ पड़ा है। अब मेरा तो सीए को यही कहना है, तू भर भाई, मैं क्यों भरूं, तू भर। अभी जैसे ही मैं ये बात बताता हूं ना, तो कुछ जनों के मन में ये आता है, आप सीए नहीं हो, आप क्यों दूसरे से भरवा रहे हो, खुद भर लो, आपको नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो हम तो वो 150 लेक्चर का पैकेज करने आए हैं। ए तो गड़बड़ हो गई, गलत जगह आ गए हम। देखो, जिस सीए से भरवाता हूं वो मुझसे फीस लेता है 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए की फीस लगती है। मेरा रिटर्न भगवान की दया से कुछ ऐसा रिटर्न है जिसमें आपको जितने चैप्टर बताए सब लगाने पड़ते हैं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम होती है, सैलरी की भी इनकम होती है, पीजीबीपी की भी इनकम होती है, कैपिटल गेन की भी इनकम होती है, आईएफओएस भी होती है, कुछ सेट ऑफ भी हो रहा होता है, कुछ कैरी भी हो रहा होता है, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, टीडीएस भी होता है, एडवांस टैक्स भी होता है, सब होता है। इस सब को करने में मुझे पूरा 1 दिन लगेगा बनाने में, सुबह से लेकर रात तक 1 दिन पूरा लग जाएगा मुझे। सब असेंबल करना होगा, सारा डेटा इकट्ठा करो, बैंक स्टेटमेंट से प्रिंट निकालो, इनकम ढूंढो, खर्चे डालो, सब करना पड़ेगा। जो मैं किसी और सीए को देके कितने रुपए में कराता हूं? 1000 रुपए में। अब आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जैसा मतलब समझा है कभी जीवन में? 1 दिन के मुझे 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, मैं अपने आप को दिन का 1000 रुपए से तो ज्यादा का ही आदमी मानता हूं। महीने के 30,000 से तो ज्यादा का ही आदमी हूं मैं। साल के 3,60,000 से तो ज्यादा का ही आदमी हूं मैं। तो सर मैं क्यों अपना वक्त खोटी करूं, उसकी जगह उस 1 दिन में मैं जितना बनाता हूं वो 1,000 रुपए से ज्यादा है, तो नेटम नेट तो कमा ही रहा हूं ना। तो कई बार डिसीजन या आउटसोर्सिंग का डेलीगेशन इस बेसिस पे किया जाता है कि तुम कमा कितना रहे हो। तुम्हारी दिन की कमाई 500 रुपए है और 1000 रुपए में किसी से रिटर्न भरवा रहे हो, तो निहायत बेवकूफ हो तुम। समझ आती है ना बात? तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ये बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में डेमो जैसा माहौल है ना, डेमो चल रहा है, मेरा टेस्टिंग चल रहा है, उसी में लोग बोले खुद ही का रिटर्न नहीं भरता है भाई, ये तो हम इससे कैसे पढ़ेंगे। तो खाली इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो वो पड़ा है 10 रुपए भरेंगे, ठीक है, उस पर ब्याज भी चालू है, सरकार उस पर ब्याज ले रही है, तो 2 रुपए का ब्याज भी इकट्ठा हो गया उस पर। क्योंकि 10 रुपए पे ब्याज लगोगे तो भी तो छोटा सा आएगा ना, क्योंकि 1% ब्याज लगता है, तो उस पर 12 रुपए हो गए हैं। अभी भर दूंगा मैं, जल्दी भर दूंगा, नहीं तो वो 13-14 रुपए हो जाएगा।
राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया? राउंडिंग ऑफ क्या करना है? क्या राउंडिंग ऑफ मैंने आपको सारे पर्सन के लिए पढ़ाया? यस, दो सेक्शन में पढ़ाया। एक का नंबर क्या है? 288 ए, दूसरे का नंबर क्या है? 288 बी। 288 ए से क्या राउंड ऑफ करते हो? टोटल इनकम। 288 बी से क्या राउंड ऑफ करते हो? टोटल टैक्स। इसके अलावा और कुछ कभी राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ करने में स्टेप 1 क्या है? डेसिमल को क्या कर दो? इग्नोर, जैसे वो था ही नहीं। और स्टेप 2 क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 में जाओ, या तो ऊपर या फिर नीचे। ऊपर कब जाओगे? जब लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है। नीचे कब जाओगे? जब लास्ट डिजिट 5 से कम है। हो जाएगा काम। अब मैं दूसरे पर्सन चालू कर सकता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आया, क्योंकि कैलकुलेशन आती थी ना पहले, तभी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकता था। पहले बताता तो मतलब ही नहीं समझ आता, इसीलिए कैलकुलेशन समझाने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं दूसरे पर्सन पे जा रहा हूं, तो आप कंटिन्यू कर रहे हो। मैं नेक्स्ट ले रहा हूं पार्टनरशिप फर्म को। इंक्लूडिंग एलएलपी, और मैं साथ साथ लोकल अथॉरिटी भी ले रहा हूं, क्योंकि इनका टैक्स रेट सेम है। यानी मैं एक तरीके से 3 लोगों की बात ले रहा हूं साथ में, पीएफ, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, क्योंकि इन तीनों का टैक्स रेट सेम है। पहले स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू बेस टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ प्लस 4% HEC। अब आप रिबेट के बारे में कभी नहीं सुनोगे इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि रिबेट सिर्फ किसको मिलता है? इंडिविजुअल। तो अब रिबेट आएगा ही नहीं, मेरे स्ट्रक्चर में ही नहीं आएगा। और रिबेट नहीं आएगा तो उसका रिलीफ कैसे आ सकता है? इसका मतलब अब स्ट्रक्चर में हमेशा सिर्फ कितनी चीजें आएंगी? 4। बेस टैक्स, सरचार्ज, मार्जिनल लीफ और सेस। तो HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो वैसा ही रहेगा, उस कॉन्सेप्ट में कोई फर्क आएगा ही नहीं। सर जैसे आपने इंडिविजुअल में कहा था 2 सिस्टम होते हैं, यहां पर भी क्या 2 सिस्टम्स होते हैं? नो, देयर इज ओनली 1 सिस्टम। यानी यहां इजी पड़ेगा आपको, बस एक से जो आंसर निकाला वही आपका टैक्स है। यहां कोई 2 सिस्टम नहीं है। तो इंडिविजुअल में 2 सिस्टम थे कि डिफॉल्ट है और ऑप्ट आउट है, यहां ऐसा कुछ नहीं है, सॉर्टेड है। अब एक एक करके हर चीज देखनी है। तो सबसे पहले बेस टैक्स 30% ऑन टोटल इनकम, फ्लैट, बात खत्म। बेस टैक्स इतना सही है, मतलब भरने वाले के लिए तो इतना सा नहीं है, हमारे लिए इतना सही है। टोटल इनकम 30%, मतलब टोटल इनकम अगर 1 लाख है तो बेस टैक्स कितना हो जाएगा? 30,000। टोटल इनकम 1 करोड़ है तो बेस टैक्स कितना हो जाएगा? 30 लाख। टोटल इनकम 10 करोड़ है तो बेस टैक्स कितना हो जाएगा? 3 करोड़। सॉर्टेड, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ कोई स्लैब थोड़ी है कि इतने तक होता है, इतना, इतने तक हो, इतना, कितना भी हो, सीधे फ्लैट 30%। इस सिस्टम को प्रोग्रेसिव सिस्टम नहीं बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शनल सिस्टम बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम द रेट रिमेन्स सेम, इट डज नॉट राइज, इट डज नॉट फॉल। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 3 सिस्टम्स होते हैं दुनिया में, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का आपने एग्जांपल स्लैब में देखा, प्रोपोर्शनल का एग्जांपल अभी आप देख रहे हो, रिग्रेसिव का एग्जांपल आप हमारे देश में देखोगे नहीं। क्योंकि रिग्रेसिव में क्या होता है? बढ़ती इनकम के साथ टैक्स रेट कम होती है, यानी कम इनकम तो ज्यादा टैक्स, ज्यादा इनकम तो कम टैक्स। हमारे यहां हम ऐसा नहीं करते हैं। कई देश हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उन देशों का यह कहना होता है कि काम नहीं करता है टैक्स भर, कितना काम करता है, मेहनती आदमी है, कमाई करता है, टैक्स मत भर। उनकी फिलॉसफी अलग है। और अगर ठीक से सोचोगे ना, बहुत अच्छे से सोचोगे, तो ऐसा लगेगा सर शायद वो सही कर रहे हैं कि मेहनत करने वाले को कम टैक्स और मेहनत ना करने वाले को पेनल्टी टैक्स। ये उनकी सोच है, उनकी कंट्री में फिट होता है, हमारी कंट्रियों में ये फिट नहीं होता है, इसलिए हम रिग्रेसिव सिस्टम नहीं देखेंगे। तो कुछ छोटे छोटे देश ऐसा करते हैं। बेस टैक्स के बाद सरचार्ज। सरचार्ज हमेशा किस पे लगाया जाता है? बेस टैक्स। सरचार्ज तो वैसे ही फ्लैट था। टोटल इनकम देख के रेट डिसाइड होगी। टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा है
तो 12% सरचार्ज है। एक ही सरचार्ज की रेट है यहां। अगर 1 करोड़ तक की टोटल इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं है, जबकि इंडिविजुअल में कितने तक नहीं था, 50 लाख। यहां पर कितना दिया हुआ है, 1 करोड़, क्योंकि यहां बेस टैक्स बहुत बड़ा हो चुका है ना पहले ही, इस वजह से यहां 1 करोड़ तक का बेनिफिट दिया है। 1 करोड़ के ऊपर चले गए तो जितना ऊपर चले गए क्या रेट रहने वाली है, 12। जो 12 किस पे लगाओगे, बेस टैक्स पे आप कैलकुलेट करोगे। सर मार्जिनल लीफ अब लॉजिकली अपने आप समझ आ जाना चाहिए। मार्जिनल लीफ तभी कैलकुलेट करना है जब 1 करोड़ के जस्ट ऊपर हो, और कंपेयर किससे करना है, 1 करोड़, क्योंकि यह एक ही चेक पॉइंट है और वो चेक पॉइंट क्या है, 1 करोड़। 2 करोड़ 2 लाख है तो कोई कंपेयर करने का मतलब नहीं है, ये नहीं 2 करोड़ से कंपेयर कर लेना, आपको कंपेयर किससे करना है, 1 करोड़ से ही कंपेयर करना है। तो 1 करोड़ से जस्ट ऊपर हो तो कंपेयर करना। तो छोटा सा टास्क दे रहा हूं, टोटल इनकम 4 करोड़ है, टोटल टैक्स निकालो, हो चुका है सब कुछ, सेस वेस लगा के खत्म करो, क्योंकि सेस तो सेम ही है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी खत्म हो गई। टोटल इनकम 4 करोड़ है, टोटल टैक्स बताओ। टोटल इनकम 4 करोड़ है, टोटल टैक्स बताओ। हो गया होना चाहिए, फटाफट हो गए तो कैलकुलेटर पे। टोटल इनकम 4 करोड़ है तो सीधे उस पर 30% लगाया तो कितना आ गया, 1 करोड़ 20 लाख। और फिर क्योंकि 4 करोड़ है मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस 1 करोड़ 20 लाख पे 12% और लगा दिया। क्या कोई रिलीफ होगा, नहीं, क्योंकि 4 करोड़ आप तो सर कोई मतलब ही नहीं है। और फिर उस पर 4% सेस लगाया, यानी कैलकुलेटर पे अगर करने जाओ तो 4 CR इंटू 30% प्लस 12% प्लस 4%, टोटल टैक्स निकल के आ जाएगा। बात खत्म। कितना आया, 1 करोड़ 1 करोड़ 39,77,600, ये नंबर आया होना चाहिए। सिंपल। क्या खत्म कर लिया आपने, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, ये एक साथ कवर करा दिया आपको। यानी हमारे पर्सन की सीरीज में देखें तो कितना क्विकली पॉइंट नंबर 3 भी हो गया और पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। ये हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आइटम ले रहा हूं, कंटिन्यू कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ले रहा हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब वो सोसाइटी वगैरह जहां हम रहते हैं, जहां मेंटेनेंस वगैरह चुकाते हैं, ये वो हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना तीन तीन सिस्टम है, डिफॉल्ट, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, और फिर तीनों से निकालने के बाद विच एवर इज लोअर। पहले क्या पढ़ा रहा हूं, डिफॉल्ट, टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू बेस टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ प्लस 4% सेस। स्ट्रक्चर तो अब सेम ही है, रिबेट तो आने से रहा, सरचार्ज मार्जिनल लीफ साथ साथ ही होंगे अगर होंगे तो, इसीलिए वो ब्रैकेट बना देते हैं हम। पहले क्या पढ़ना है, बेस टैक्स, स्लैब सिस्टम, यहां फ्लैट सिस्टम नहीं है, देर इज अ स्लैब सिस्टम। टोटल इनकम देख के रेट डिसाइड होगा। टोटल इनकम एक, नहीं ज्यादा हो गया, 10,000 तक है। क्या मेरे दिमाग में 2-3 साल चल रहे होते हैं ना, तो असेंबल करना पड़ता है कई बार, क्योंकि हर साल रेट चेंज होती है।
अभी जैन 26 को पढ़ा रहा हूँ तो उनको अलग पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ तो अलग पढ़ा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मुसीबत तो कब आती है मालूम है? जब व्हाट्सएप पे डाउट आता है। क्योंकि जब व्हाट्सएप पे डाउट आता है तो मुझे सबसे पहले ये जानना होता है का एग्ज़ाम कब है, वो तो बताओ। एग्ज़ाम के हिसाब से जाऊंगा, इसीलिए हमेशा अगर कुछ नहीं होता है तो पहले जाके ग्रुप देखना पड़ता है कि ये बच्चा कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐडेड है। फिर दिखता है मई 26 में है, अच्छा तो इसको ये जवाब देना है। सितंबर 26 में है तो ये जवाब देना है। उसमें भी कई बार ये देखना पड़ता है ये इंटर वाला है या फाइनल वाला है। पता चला जो उसका क्वेश्चन है वो नॉट इन सिलेबस बोलना है, फाइनल वाला है तो जवाब देना है, इंटर वाला है तो बोलना है नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। ये भी कई बार पंगे हो जाते हैं। इसीलिए कभी व्हाट्सएप पे डाउट भेजो ना तो छोटा सा एक काम किया करो मेरा, नाम और आपका पता। यहाँ पता मतलब घर का एड्रेस नहीं है, यहाँ पता मतलब आपका अटेम्प्ट है, कि आपका कौन सा वाला अटेम्प्ट है वो बताना है, वो पहली बार ही बताना है, फर्स्ट टाइम। फिर तो मैं सेव कर लूंगा ना, फिर मैं बार बार थोड़ी हर रोज मैसेज करते वक्त सर मेरा नाम और पता ये है, अपने दस्तखत ही देते रहोगे रोज रोज, वो नहीं करना है। ठीक है, खाली एक बार, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे 5 मिनट बर्बाद हो जाते हैं ये ढूंढने में कि कौन सा है। उसमें भी कुछ कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, मम्मी के नंबर से मैसेज किया होता है तो ग्रुप में एडेड ही नहीं है, तो अभी खोजो ट्रू कॉलर पे जाओ ये बच्चा कौन है। तो आपके लिए 0 से 10,000 है, आपके लिए 0 से 10,000 है 10%। 10,000 से ज्यादा 20,000 तक 20%, और 20,000 से ज्यादा 30%। ये नाम के स्लैब हैं, क्योंकि आप देखो तो बहुत छोटे छोटे स्लैब हैं। 10,000 तक 10% है, 10,000 से ऊपर 20,000 तक में फिट हुआ तो 20% है, और 20,000 के ऊपर गया तो 30% है। तो अगर समझो मैं आपको बोलता हूं आपकी टोटल इनकम 15,000 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की टोटल इनकम 15,000 है, तो पहले 10,000 पे कितना लगेगा 10%, और फिर बाकी 5,000 पे कितना लगेगा 20%। अगर मैं बोलता हूं टोटल इनकम 25,000 है, टोटल इनकम 25,000 है, तो पहले 10,000 पे कितना लगेगा 10%, फिर 10,000 पे कितना लगेगा 20%, फिर बचे हुए 5,000 पे कितना लगेगा 30%। स्लैब सिस्टम, स्लैब सिस्टम यहाँ फ्लैट नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन बहुत छोटा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जैसे ही 20,000 के ऊपर गए कितने पे आ जाओगे 30% पे आ जाओगे। ये बेस टैक्स पढ़ा आपने। बेस टैक्स के बाद आता है सरचार्ज। सरचार्ज फ्लैट सिस्टम होता है, लगाया बेस टैक्स पे जाता है, कॉन्सेप्ट वही है। टोटल इनकम देख के रेट डिसाइड होगी। टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक है तो 7% है, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% है। मार्जिनल रिलीफ और सेस वही है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ सरचार्ज की रेट नहीं आ गई आपके लिए। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ के ऊपर गया 10 करोड़ तक है तो सीधे 7% बेस टैक्स पे लगा दो, और 10 करोड़ के ऊपर चला गया तो सीधे 12% बेस टैक्स पे लगा दो। अब अगर मार्जिनल रिलीफ होगा तो यहाँ कितने चेक पॉइंट हो जाएंगे 2। 1 से जस्ट ऊपर गया तो किससे कंपेयर करना है 1, और 10 से भी ऊपर चला गया तो किससे कंपेयर करना है 10। कॉन्सेप्चुअली सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। और फिर 4% क्या ऐड कर देना है सेस। तो छोटा सा टास्क दे रहा हूं, टोटल इनकम 60 लाख है, 60 लाख है, टोटल इनकम 60 लाख है, टोटल टैक्स निकालना है डिफॉल्ट सिस्टम से, पढ़ाया ये क्या, टोटल इनकम 60 लाख है, टोटल इनकम 60 लाख है, टोटल टैक्स निकालना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, हाँ, और अपना अपना कैलकुलेटर होना चाहिए। नो शेयरिंग, शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। डन। कितने की बिल्डिंग बनी है 60 लाख, तो पहले 10,000 पे कितना होगा 10%, तो कितना आएगा 1,000,
फिर 20,000 तक, मतलब बचे हुए 10,000 पे कितना होगा? 20%। तो कितना आएगा? 2,000। और बचे हुए बाकी पूरे अमाउंट पे, दैट इज 59,80,000 पे 30%। इन तीनों नंबर का टोटल लगाओगे तो क्या आएगा? बेस टैक्स। और बेस टैक्स आ जाने के बाद क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर जाते हो तो सरचार्ज लगता है। क्या कोई रिबेट जैसा कॉन्सेप्ट होता है? नहीं। 4% सेस लगा दोगे, और 4% सेस लगा के टोटल टैक्स आ जाएगा। कितना है? 18,68,840 बताया गया है भाई मुझे। हाँ हाँ, तो डांट क्या रहे हो? इसमें क्या है? तो तुम नंबर ही तो गलत लिखा है। 18,68,880 आपका टोटल टैक्स है। सिंपल, कुछ नया नहीं बताया, खाली नंबर्स चेंज हो गए हैं। नंबर्स पे ध्यान रखना है, तो रिपीट कर रहे हो आप मेरे साथ साथ। क्या पढ़ा रहा हूं आपको? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा सिस्टम? डिफॉल्ट। बेस टैक्स क्या होगा? पहले 10,000 पे 10%, फिर 10,000 पे 20%, और फिर जितना बचा 30%। सरचार्ज 1 करोड़ तक नहीं है, 1 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%। किस पे लगाओगे? बेस टैक्स। मार्जिन लीफ तभी होगा जब 1 करोड़ से जस्ट ऊपर हो, या 10 करोड़ से जस्ट ऊपर हो। तो कंपेयर 1 करोड़ और 10 करोड़ से कर लोगे, और फिर लास्ट में क्या लगा दोगे? बचे हुए नंबर पे 4% सेस। ये आपका कौन सा सिस्टम कंप्लीट हो गया? डिफॉल्ट। लेकिन सर आपने यहां बताया डिफॉल्ट के अलावा और कितने ऑप्शनल हैं? 2। ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 दोनों ही नॉट इन सिलेबस। मैं बार बार ऐसा करूंगा ताकि आपको रियलाइज होता रहे छोटा है सिलेबस। एक एंटिटी और कवर की हमने, बॉडी कॉर्पोरेट का एक हिस्सा कवर किया। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन सा हिस्सा कवर किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ले रहा हूं, कंपनी। तो इसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी। टाइटल डाल रहे हो कंपनी। लास्ट टॉपिक लेंगे आज कंपनी, और बाकी बचे हुए फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो कल हमारा टैक्स रेट कंप्लीट हो जाएगा, और मंडे आपकी टेस्ट होगी। ये जो हमने 5 दिनों का कंटेंट कवर किया है, उसकी एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लूंगा आपकी, क्योंकि अभी आपको प्रेजेंटेशन तो सिखाई नहीं है, तो खाली एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगी आपकी, आधे घंटे या पौन घंटे जैसी मंडे टेस्ट होगी। तो जो पढ़ाया है 3 दिन में वही पढ़ना है, उसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। कंपनी, कंपनी के अंदर 2 हिस्से करो। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, या कह सकते हो इंडियन कंपनी। दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। दोनों की टैक्स रेट अलग अलग होती है, इसीलिए इसको डिकम्पोज कर रहा हूं। डोमेस्टिक कंपनी कहो या इंडियन कंपनी, और दूसरी तरफ कहो फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी वो होती है विच इज रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। एंड ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी वो होती है विच इज रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दोनों की टैक्स रेट अलग अलग है। ऑब्वियसली आपको ये बात समझ आती होगी सर, डोमेस्टिक और इंडियन कंपनी की टैक्स रेट कम होगी, और फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट ज्यादा होगी। क्योंकि सर बाहर का आदमी आके हमारे यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो हम उसको प्रमोट थोड़ी करेंगे, हम तो उसको डिस्करेज करेंगे, उन पे हैवी टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड is a company which is incorporated and registered in India as per the Companies Act 2013। thereby हम कौन सी कंपनी बन गए? डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी वाली टैक्स रेट लगेगी हम पे। लेकिन टेस्ला, टेस्ला आईएनसी is registered incorporated in US and it has just opened its showroom in Mumbai। तो यहां पे वो जो गाड़ियां सेल करके पैसा बनाएंगे, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो किस हैसियत में लगेगा? फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी यहाँ के बिजनेस कर रही है, बट रजिस्टर्ड तो नहीं है ना यहाँ पर। तो देयर बाई फॉरेन कंपनी पे यहाँ के बिजनेस पे टैक्स रेट अलग होगा, और इंडियन कंपनी के बिजनेस पे टैक्स रेट अलग होगा। हमें एक एक करके देखना है। तो पहले आप टाइटल डाल रहे हो डोमेस्टिक कंपनी,
इंडियन कंपनी, एंड यहां पर 4 है, डिफॉल्ट, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3, पहले कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? डिफॉल्ट। और आखिरी भी कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? डिफॉल्ट, क्योंकि तीनों ऑप्शनल इज नॉट इन सिलेबस। ये जानकारी में भी जरूरी होता है, क्योंकि आर्टिकलशिप में थोड़ी इन सिलेबस नॉट इन सिलेबस होता है। आर्टिकलशिप में तो सब कुछ आना चाहिए आपको, तो देर भाई कम से कम इंटर में आप भले आधा पढ़ रहे हो, बट आपको अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि कुछ और भी है, ताकि आप उसे गूगल करके पढ़ लो, चैट जीपीटी करके पढ़ लो, एक बार पढ़ तो लो, क्योंकि आर्टिकलशिप में आपको काम तो लगेगा ही ना। तो इसीलिए आपको नॉलेज के लिए, यानी कि सिर्फ आपको पता हो इसलिए बता रहा हूँ, अवेयरनेस है। उसको डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, डिटेल में तो हम फाइनल के अंदर रीड करेंगे ही करेंगे उसे। तो मतलब एक ही सिस्टम पढ़ना है, एंड दैट इज डिफॉल्ट सिस्टम। और अगेन स्ट्रक्चर वही होगा, टोटल टैक्स निकालना है, तो बेस टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नेक्स्ट क्लास में लेंगे, मुझे समय चाहिए इन्हें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ नई बातें भी आएंगी। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी कंप्लीट करेंगे, फिर क्या कवर करेंगे? फॉरेन कंपनी, और फिर बचे हुए जो भी 2-4 बचे हैं हमारे, वो कंप्लीट करेंगे, तो हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आपको होमवर्क में क्या दिया है? ऑप्शनल क्वेश्चन 1 दिया है, और क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 3 कर लेना, क्वेश्चन 4 कर लेना, क्वेश्चन 5 कर लेना। वहां पे तो सिस्टम ही एक है, तो वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही सिस्टम है, या फिर सिलेबस में एक ही सिस्टम है, तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है। 51 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, 51 लाख 1 करोड़ 1 लाख, और 1 करोड़ 1 लाख, मतलब 5 क्वेश्चन है उसके अंदर। थर्ड में 2, फोर्थ में 2, और फिफ्थ में 1। इन्हें आप कंप्लीट करके आएंगे, तो इन्हें नेक्स्ट क्लास में पहले फटाफट क्विकली डिस्कस कर लेंगे, एंड देन हम जो बचा हुआ कंटेंट है इस चैप्टर का वो क्लोज करेंगे, टैक्स रेट्स को क्लोज करेंगे। मंडे आपकी टेस्ट शेड्यूल कर दी जाएगी। अगेन आपका आज का काम है कि जितना पढ़ाया उसे क्या करना है? याद, क्योंकि नंबर्स याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट का क्या करोगे? तो नंबर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस कराए उसमें कोई भी डाउट हो तो यू मे आस्क नाउ इंडिविजुअली। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।